नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से टारगेट यूपी एमपी यूके पीएससी 2024 में हम प्रैक्टिस सेशंस को लेकर आए हैं, जो हम लगातार कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने 4 एपिसोड देख लिया होगा, यह 5वां एपिसोड है और इसमें हम लोग सीसेट के पेपर पे चर्चा करते हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग का हमारा टॉपिक होता है। और इसमें हम लोग लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस को लेकर आते हैं हर एपिसोड में और आपको उसके बेसिक्स से लेके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि कैसे इसको जल्दी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराएंगे 2024 तक, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाए और आप अपने सीसेट के पेपर में आराम से क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि हर स्टेट में सीसेट का पेपर मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। कहीं 40% अंक लाना है, कहीं 33 लाना है, लेकिन लाना तो है। और जब तक आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। तो आप अभी से सीसेट के पेपर पे ध्यान दें। 2024 में काफी समय है। लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने से आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए ये एपिसोड को हम लोग चला रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग लगभग 8 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। टॉपिक वही हमारा सीसेट होगा, जिसमें हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं रीजनिंग से कि 42 छात्रों की एक कक्षा में रमन जो है वो शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि करण नीचे से 34वें स्थान पर है। तो रमन और करण के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए, रैंकिंग एंड सीक्वेंस से ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स का ध्यान रखना होता है। बेसिक्स क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से आप रैंक पता कर लीजिए, फिर आपका उत्तर निकल जाए। अब ये देखिए, 42 छात्रों की एक कक्षा है। मान लेते हैं 42 छात्र इसमें बैठे, ऐसा सोच लीजिए। रमन जो है शीर्ष से, तो शीर्ष मान लीजिए इधर से स्टार्ट हो और यहाँ पे बैठा हो 13वें स्थान पे, और करण नीचे से 34वें स्थान पे बैठा है। मान लेते हैं करण यहाँ हो, 34वें स्थान पे बैठा हो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लेते 34 व्यक्ति इधर हो, 13 यहीं तक हो, तो 34 13 47, फिर बीच में भी कुछ लोग होंगे और 42 ही छात्र है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ये तो तय बात है। तो आप इस बात को मान लीजिए, यहाँ पे तो नहीं होगा करण, करण कहीं ना कहीं मान लेते यहाँ होगा, ऐसा सोच लीजिए। क्यों ऐसा लिखे आप समझ गए होंगे। दोबारा आपको समझाते हैं कि 42 ही लोग हैं। अगर मान लेते हम यहाँ करण को बैठा देते, 13 यहाँ 34 यहाँ, तो 47 तो लोग यहीं पे हो जाते और बीच में भी कुछ लोग होते, और मात्र 42 लोग ही बैठे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, रमन और करण के बीच में कितने कितने विद्यार्थी, यही तो बताना है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको भी कहा था किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से आप पोजीशन पता कर लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये टोटल है 42 लोग और रमन शीर्ष से, मतलब शीर्ष का मतलब टॉप से 13वें स्थान पर है, तो रमन पीछे से कितने स्थान पे होगा? इसका तरीका क्या था? 42 में 13 घटा के 1 जोड़ दीजिए, तो 12 में 3 गया 9 और 3 में 1 गया 2, 29 प्लस 1 30। मतलब 30वें स्थान पे रमन कहां से है? पीछे से। अगर रमन यहां से 13वें स्थान पे है तो रमन पीछे से कितने स्थान पे हो जाएगा? इधर से 30वें स्थान। एक व्यक्ति 13वें स्थान पे आगे से, एक व्यक्ति 30वें स्थान से पीछे से है, तो जाहिर सी बात है कि 30 प्लस 13 43 पे 1 घटेगा तो 42 हो गया। सही है। अब एक बात देखिए, करण पीछे से 34वें स्थान पे है, रमन पीछे से 30वें स्थान पे। अभी इसको भूल जाइए, अब इसका काम नहीं है। 30 और 34 के बीच कितने लोग बैठे होंगे? तो देखिए 31 32 33 और 34, मतलब बीच में 3 ही लोग बैठे होंगे, करण और रमन के। तो मेरा सही जवाब है। तो आप किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए और उसके लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन को पता कर लीजिए, फिर आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। बेचे गए 19 आमों में प्रत्येक सेट के लिए एक विक्रेता एक आम अतिरिक्त निःशुल्क देता है। 10% की छूट देने के लिए 27 आमों की बिक्री में उसे निकटतम पूर्णांक में कितने अतिरिक्त आम देने चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। होता है ना, कई बार हम आम खरीदने जाते हैं, 19 आम लिए तो दुकानदार एक आम मुफ्त में दे देता है। तो वही कह रहा है कि 19 आम आपने खरीदा, मैंगोज, और एक आपको एक्स्ट्रा मिल गया। बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको एक एक्स्ट्रा मिला कितने आम में से? कितने में से? 19 से या 20 में से?
20 में से, कभी ये गलती मत कीजिएगा 19 नहीं, आप 20 आम लेके आए ना, 20 में से एक एक्स्ट्रा है ना कि 19 में से। तो और डिस्काउंट के लिए प्रतिशत लगा दीजिए, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिला है, तो एक आम मिला आपको एक्स्ट्रा। अगर 10% का डिस्काउंट आपको दिया जाता तो आपको कितना आम मिलता? 5% में आपको एक आम मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो 10% का मतलब हो जाएगा आपको 2 आम एक्स्ट्रा मिलता। क्लियर? तो 2 आम आपको एक्स्ट्रा मिलता, कितने आम में से? 20 आम में से। 2 आम मिलता आपको 20 आम में से एक्स्ट्रा। अब आपको अगर 27 आम में कितना एक्स्ट्रा आम मिलना चाहिए था? तो देखिए, अगर 2 मिलता है 20 में से, तो 27 में से कितना मिलेगा? तो बस घटा दीजिए, तो लगभग 2.7, और निकटतम पूर्णांक में पूछा गया है, तो 2.7 का मतलब 3 आम, मतलब उस व्यक्ति को 3 आम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अगर ये 2.5 से नीचे आता तो हम लोग 2 लगा देते ऑप्शन, लेकिन ये कहीं ना कहीं 2.5 से ऊपर है, तो दुकानदार अब क्या करेगा? 3 ही दे देगा कि ले जाओ भाई 3। तो कुल मिला के 3 आम इसका सही जवाब होगा। देखिए, कैलेंडर से क्वेश्चन है, कैलेंडर से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था, तो 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था? देखिए, 20 जुलाई 2021, सबसे पहले आप लिखिए 20 जुलाई 2021 और दिन आपका था ट्यूसडे। उसके बाद आपसे पूछा गया है 28 नवंबर, ईयर सेम है, दिन कौन सा होगा? देखिए, बहुत आसानी से आप इसको निकाल लेंगे, क्योंकि आपका ईयर सेम है, तो बस मंथ में आपको डील करना है। अब देखिए, 20 जुलाई को तो मंगलवार था, तो मंगलवार 20 जुलाई को तो हो गया, ठीक है भाई। तो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक कितने दिन है? जाहिर सी बात है 11 दिन। क्लियर है ना? 20 के बाद 11 दिन जुलाई में बच रहा है अभी भी, और 11 को भी छोटा कर लीजिए, अभी ऑड डे बना लीजिए इसको। तो 11 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है, तो 4 ही लिखिए कि 4 ऑड डे है। अगस्त में कितना होगा? अगस्त 31 दिन का होता है, तो 3 रिमाइंडर होता है। पता है आपको कि अगस्त में ऑड डे 3 होगा, मतलब 31 दिन वाले मंथ में 3 ऑड डे और 30 वाले मंथ में 2 ऑड डे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 28। देखिए 28 है, हालांकि नवंबर 30 दिन का होता है, लेकिन 28 तक ही जाना, और 28 में 0 ऑड डे होगा, क्योंकि 7 चौके 28, 0 प्लस 0। तो कुल ऑड डे कितना हो गया? तो 3 2 5 3 8 4 12, 12 12 को और 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना ऑड डे हो गया? 5। तो 5 ऑड डे तो यहाँ हो गया। अब 5 ऑड डे कहाँ से देखना है? तो मंगलवार से। तो मंगलवार के बाद 5वां दिन जोड़ लीजिए, तो मंगलवार, बुध, शुक्र, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मतलब हमारा 28 नवंबर 2021 को रविवार था। ठीक है, मेरा सही जवाब हो गया रविवार। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। अब देखिए, टाइम एंड वर्क से फिर क्वेश्चन है रेलगाड़ी का। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 14 सेकंड में 208 एक खंबे को 14 सेकंड में और 208 मीटर के पुल को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको हर बार बताया जाता है कि रेलगाड़ी जब खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पुल को पार करे, कुत्ते को पार करे, इस तरह की जो घटना होती है ना, तो उसमें रेलगाड़ी केवल केवल और केवल अपनी लंबाई पार करती है। नेग्लिजिबल मानते हैं पोल के, मतलब उसमें कुछ ऐसा लंबाई नहीं होता, वो लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी चौड़ाई, मतलब कितना वो लंबा दिख रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। बस कहाँ पे मानेंगे? जब वो पुल को पार करे, ब्रिज को पार करे, एक दूसरी ट्रेन को पार करे, या बहुत बड़ा सा कहीं पोल रखा हुआ है, वर्ट या मतलब रखा हुआ है नीचे की ओर, लंबा हो, तो वो सबको पार करे, तो हम वहां पे लंबाई को कंसीडर करते हैं। तब उसमें दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, क्योंकि तब तक पार करना नहीं माना जाएगा जब तक ट्रेन का लास्ट डब्बा जो है ना, वो उसको क्रॉस ना करे। तो एक बात समझिए कि 14 सेकंड में खंबे को पार कर रही है और 208 मीटर के पुल को 40 सेकंड में। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है ना, मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो x रही होगी। तो x जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लंबाई को पार कर रहा है खंबा में, तो यही हो गया समय कि चाल, x बटे 14 ट्रेन की चाल हो गई, इज इक्वल टू x प्लस 240, 208 है ना। 208 मीटर के पोल को और खुद की लंबाई दोनों को पार करता है मात्र कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। अभी ट्रिक भी बताएंगे आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 40x और ये इधर घट जाएगा 14x और उधर हो जाएगा 208 गुना 14। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 26x। तो इसको 26 से भाग कर दीजिए, सीधे x का मान निकालें यहाँ, तो फास्ट करने सिखाएंगे आपको। तो 26, अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए 2 सते 2 से 13, 13 हाँ
13 का 13, 7 16 गुना 7 112। 112 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो क्या है, सॉरी 112 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी की लंबाई पता लग गई, गति निकाल लीजिए। गति निकालने के किसी एक पे पुट कर दीजिए। तो रेलगाड़ी की गति निकालना है तो 112 14 सेकंड में पार की तो 14 गुना 8, मतलब 8 मीटर प्रति सेकंड क्या है, रेलगाड़ी की चाल। अब एक बात समझिए, एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। आप एक बात सोच पा रहे हैं कि खंबे को पार करने में 14 सेकंड लग रहा है और पुल को पार करने में 208 मीटर, पुल को पार करने में 40 सेकंड लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, दोनों केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो पार की है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा 208 मीटर पार करने में जो है ना, उसको कुछ ना कुछ समय ज्यादा लग गया। कितना ज्यादा लग गया? यही तो समय ज्यादा लगा है, 26 सेकंड का। तो हम कह सकते हैं ना कि 208 मीटर की लंबाई को पार करने में उसको कहीं ना कहीं 26 सेकंड का ज्यादा समय लग रहा है। तो इससे आप क्या करेंगे, इससे आपका क्या निकल जाएगा, एक यूनिट का मान निकल जाएगा। तो आपको बस ये बता देना है कि 14 सेकंड को पार करने में जो लंबाई जो मतलब 14 सेकंड को पार कितनी लंबाई को पार की होगी 14 सेकंड में, तो यहाँ गुना 14 कर दीजिए। तो एक सेकंड में मतलब इतनी लंबाई, तो 14 सेकंड में कितनी लंबाई, तो देखिए लास्ट में यही आ गया ना आपका। समझ पा रहे हैं ना कि 26 सेकंड जो लगा है वो 208 मीटर पार करने में लगा है। तो 14 से 1 सेकंड पार करने में 26 208 बटे 26, तो 14 सेकंड पार करने में कितना मीटर उसने कवर किया होगा, तो वही तो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई आपको यहाँ से 112 मिल जाएगा, यहाँ से भी। तो आपको ये एक्स वगैरह से बच जाएंगे, आपको सीधा ये पता लग गया। अब 112 आ गया तो फिर से आप 112 बटे 14 करेंगे और 8 मीटर पर सेकंड आपका चाल पता लग जाएगा, ट्रेन की चाल। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रम से रखने पर श्रृंखला को पूरा करें। अब इसमें हम आपको कई बार बताएं कि इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता, आप इसका सीधा सीधी उठा के रखेंगे ऑप्शन से और इसको लॉजिकल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे रख दे बी, पहला रख रहे हैं बी ए डी एन और ए, तो देखिए कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या, ए बी डी, ए बी बी डी, ए बी, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है ना, ये गड़बड़ है, तो इसको हटाइए। दूसरा रखते हैं डी बी ए एन और बी। अब देखिए तो ए बी डी डी, फिर बी ए बी ए, मतलब एटलीस्ट चलो 4 पे रिपीट भी हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं बन पा रहा मामला, ये भी ठीक नहीं है। अब रखते हैं बी डी ए। अब यहाँ पे देखिए ए बी बी डी, ए बी एन, पता नहीं, ये भी नहीं बन पा रहा। अब लास्ट हम इसको रखें यहाँ पे ए एन डी ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बन पाएगा। यहाँ पे क्या है ना, ऐसा भी नहीं बनेगा, आपको देखना पड़ेगा ए बी ए डी एन। तो ए डी ए बी ए डी एन, बी ए डी एन आपको ना रिपीट दिखेगा। देखिए बी ए डी एन, बी ए डी एन, बी ए डी एन और बी ए डी एन। तो ये बेसिकली क्या है सीरीज, आप समझिए, थोड़ा सा लॉजिकल सीरीज था ये। यहाँ ए के बाद बी ए डी एन, फिर डबल ए बी ए डी एन, फिर डबल ए बी ए डी एन, फिर डबल ए बी ए डी एन और लास्ट में ए। ये था बेसिकली सीरीज कि डबल ए बी ए डी एन, डबल ए बी ए डी एन। तो आप बोलेंगे शुरू में, तो यहाँ पे एक इसका शुरू में मिसिंग होगा और लास्ट में ए फिर से रहना मिसिंग हो गया होगा। बेसिकली आपको ये पकड़ना था, डबल ए बी ए डी एन। तो मेरा सही जवाब है ए एन डी ए। तो ये सब थोड़ा सा लॉजिकल होता है, इसमें सीधा सा ट्रिक है कि आप ऑप्शन से उठाइए और रखने का प्रयास कीजिए और लॉजिक ढूंढिए। तो आप जैसे लॉजिक ढूंढ लेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, होता भी है, सही बात है। 18 कैरेट सोना 3/4 सोना है, मतलब शुद्ध सोना है, और 20 कैरेट सोना जो है वो 5/6 सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने से अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये कहा गया है कि 24 कैरेट का जो सोना है ना वो शुद्ध होता है, और हम लोग इस बात को शायद जानते भी हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो 18 कैरेट का जो सोना है ना वो 3/4 है। तो देखिए अगर ऐसे भी चेक करेंगे ना, तो देखिए 3/4 को तो 6 चौके 24, सही बात है। तो ये बिल्कुल सही बोला है कि 18 कैरेट जो है ना 3/4 शुद्ध सोना होता है, और 20 कैरेट जो सोना है ना वो कहीं ना कहीं
6 सोना होता है, ये भी चेक करेंगे। देखिए 5 चौके 4 6 24, ठीक। तो अब हमको अनुपात निकालना है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना। तो देखिए 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 3/4 हो जाएगा ना। 24 का ही तो 3/4 पता लगेगा, और 24 का 20 कैरेट में 5/6 होता है। बस इसका अनुपात निकालना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझने के लिए दिया गया था कि आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं। तो 18-20 का अनुपात निकाल लेंगे, 9:10। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 9:10, ठीक है ना। तो आपको बस उसको देखना है कि 18 कैरेट में 3/4, तो 24 कैरेट में 18, ठीक है। 20 कैरेट में 5/6, तो 24 कैरेट में 20। तो बस इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा 9:10। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता होगा, इसको बस लॉजिकल ऑर्डर में दर्शाना है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है हिंदी में। तो आपको बस इसको ये करना है कि एक लॉजिकल ऑर्डर में ढूंढना है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लॉजिकल ऑर्डर में ऐसे ढूंढना है कि सबसे पहले छोटी इकाई को लेना है, सबसे पहले बड़ी को नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे लॉजिकल ऑर्डर में ढूंढने से पहले आप सबसे पहले छोटी इकाई को ढूंढे, या सबसे पहले क्या घटना घट सकता है ऐसा सोचना है। या तो इकाई होगा, या कोई घटना घट रहा होगा, तो सबसे पहले क्या घट सकता है उसको ढूंढना है। या मान लेते हैं कि कंट्री है, फिर राज्य का नाम आ रहा है, जिला का नाम आ रहा है, कस्बा का नाम आ रहा है, गांव का नाम आ रहा है, तो उसमें सबसे छोटा क्या होता है उसको ढूंढना है। मान लेते हैं कि इकाई का आ रहा हो, मीटर है, किलोमीटर है, मिलीलीटर है, डेसीमीटर है, उसमें भी सबसे पहले छोटी को पकड़ना है। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, स्मॉलर स्मॉलर यूनिट को देखना है। तो यहां भी अगर हम स्मॉलर की बात करें, या सबसे पहले घटना क्या घट सकता है इसमें, तो देखिए सबसे पहले तो आपको बीमारी होगा, है ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब बीमारी पहले होगा, तो हम इसको लिख लिया कि सबसे पहले बीमारी हुआ होगा। बीमारी के लिए इलनेस, इलनेस के बाद आप डायग्नोसिस कराते हैं उसके बाद, जिसको हिंदी में निदान कहते हैं। तो चलिए 3 के बाद 2 होगा, तो यहाँ 3 के बाद 2 देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और बाकी ऑप्शन में देखिए 3 के बाद 4 आप कभी करेंगे कि बीमारी के बाद सीधे स्वास्थ्य लाभ, तो गलत हो गया। ऑप्शन को इलिमिनेट भी कर सकते हैं इससे। आप कोशिश ये करें कि इलिमिनेट करके बना ले। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें इलिमिनेशन मेथड बहुत काम करते हैं। देखिए 2 नंबर, सबसे पहले निदान, मतलब अभी बीमारी, निदान के बाद बीमारी, ये भी गलत हो जाएगा। 1 नंबर, पहले नुस्खा, अब जब बीमारी हुई नहीं तो नुस्खा का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कैसे दे सकता है, तो ये भी गलत है। तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन है। अब इसको चेक कर लेते 3 2 1 5 4 को। तो देखिए सबसे पहले बीमारी, उसके बाद आपने डायग्नोसिस कराया, फिर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, फिर आपको स्वास्थ्य लाभ मिला, और लास्ट में आप फॉलोअप लेंगे एक बार। लास्ट में होता है ना, डॉक्टर बुलाते हैं एक बार फॉलोअप के लिए आ जाना, ठीक होने के बाद देख लेंगे क्या प्रोग्रेस है। तो यही मेरा है 3 2 1 5 और 4। तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता कि आप इलिमिनेट करके बना लें, और ये बेहतरीन है। तो चलिए आज के लिए हम इस एपिसोड को भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, और ऐसे हम लोग एपिसोड को लाते रहेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ, और कोशिश करेंगे कि कुछ लेंदी क्वेश्चन भी कराएं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लेंदी क्वेश्चंस को भी करने का प्रयास करेंगे, जो हो सकता है कि 2024 में पूछा जाए। तो चलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन लोगों तक पहुंचाइए जिसके पास हमारा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है किसी कारणवश। उसको भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा, और सबका सिलेक्शन हो, ऐसा ही मतलब उम्मीद करें हम लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।